जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा जो 7 मई को लिया जाएगा, उसके लिए आज की इस वीडियो में 16 अक्टूबर 2022 को जो मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ पे 2011 होगा, सही कर लेंगे। तो 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये है सिक्किम राज्य, ध्यान रखना है। और अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो ये महाराष्ट्र है, और परसेंटेज में सबसे अधिक पूछे तो गोवा है। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सलेम स्टील प्लांट भारत में किस राज्य में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सलेम स्टील प्लांट, ध्यान रखना है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये है तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मुकुट लटक अटकी मनमाही राम तजु पे गुरु ना बिसारू, ये किसकी रचना है? आपको बताना है। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। इस प्रश्न को हमने आपको बहुत पहले एक बार बताया था। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सहजो बाई, ये सहजो बाई की रचना है। चौथा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो ध्यान रखना है, डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ क्लास होता है। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। और बिहार पुलिस के लिए अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आप सभी आंसर बताएंगे। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है। यहाँ पे सही जवाब होगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। देखिए, सी ऑप्शन में है विलियम हार्वे। तो इन्होंने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे लिख देते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। आगे देखिए, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो है 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं किसकी है? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन, सरकार का संघीय स्वरूप, यहाँ पे संधि नहीं होगा, संघीय स्वरूप की विशेषता है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे देखिए, K2CR2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लें। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको x मानते हैं। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो यहाँ पे क्रोमियम को हम क्या मानेंगे? x। तो देखिए, 2 क्रोमियम है, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर प्लस, यहाँ पे देखिए पोटेशियम, 2 पोटेशियम है,
पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1। यहाँ पे अगर पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और देखिए पोटेशियम 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस देंगे। फिर देखिए ऑक्सीजन क्या है, 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। अब देखिए बाहरी कक्षा में 6 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी कि चार्ज जो होगा माइनस हो जाएगा, यानी -2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -2 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि ऑक्सीजन 7 है। अब इक्वल कर देना है 0। अब आंसर आपका आ जाएगा, x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 2x + 2 - 14 बराबर 0। अब देखिए 14 में 2 को माइनस कीजिए तो -12, और जब -12 इधर आएगा तो +12, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा आपका 12, x बराबर 6, यानी कि +6 आ रहा है। ए ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भाग 4। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, पिछले 5-6 सालों में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, जिसमें से 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार मध्य निषेध सिपाही क्वेश्चन बैंक। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर जाके देखिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप, इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। आगे देखिए, इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो ये है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये सबसे प्रबल अम्ल है इन चारों ऑप्शन में से। आगे देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? चलिए आप सभी 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आप सभी जानते हैं, ये पारसेक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, ध्यान रखेंगे। और एक होता है प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। आगे देखिए, नामचिक नामफुक कोयला खान किस राज्य में स्थित है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो नामचिक नामफुक कोयला खान जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न काफ़ी बार CSVC द्वारा पूछा जा चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है?
ध्यान दीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी नहीं पूछा जा रहा है, मांसपेशी बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, यह है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, और सबसे बड़ी पूछे तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो ये स्टेप्स है, जो कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे लंबी तो ये है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 213 में बताया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्य विधान मंडल। ध्यान रखेंगे। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी थी? देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनता है, जापान ने और इटली ने, दोनों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी थी। अगर इटली की बात करें तो इटली ने 1937 में राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी थी, जबकि जापान ने 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी थी। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक होगा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर दिए हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। आगे देखिए, कौन सा वेद तंत्र मंत्र और जादू टोना की पद्धतियों का उल्लेख करता है? चलिए आप सभी 18 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना के बारे में बताया गया है? तो ये है अथर्ववेद। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, और सबसे पुराना वेद पूछे तो ये ऋग्वेद है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसने कहा है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे आते हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है उनको आप सभी याद कर लें। तो मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये किसने कहा? तो याद रखिएगा ये रूसो ने कहा था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, रूसो ने। आगे देखिए, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गुट निरपेक्ष की स्थापना कब होती है? 1961 में। और प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा मार्शल टीटो थे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, मार्शल टीटो। अगला प्रश्न है 1955 में, यहाँ पे 1955 कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। 1955 में बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए 21 के लिए आंसर बताएंगे। 1955 में बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। किस वर्णीय लवक के कारण गाजर का रंग लाल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर ले, एग्जाम में पूछा जाता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग नारंगी किसके कारण होता है? तो नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। और गाजर का रंग जो लाल होता है ये होता है एंथोसायनिन के कारण। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए,
मार्स रोग किस पादप से संबंधित है? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर बताएंगे। मार्स रोग किस पादप से संबंधित है? चलिए यहाँ से आपको कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देते हैं, सभी को ध्यान से सुनिए। एक पूछा जाता है टिक्का रोग, तो मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग, यहाँ पे लिख देते हैं टिक्का रोग। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में आलू, तो आलू से संबंधित रोग है ब्लैक हार्ट। पूछा जाता है कि ब्लैक हार्ट रोग किस फसल से संबंधित है, किससे संबंधित है? आलू से। और ये ब्लैक हार्ट जो रोग है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। और धान में कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं खैरा रोग। खैरा रोग ये जिंक की कमी से होने वाला रोग है जो कि धान में होता है। और मार्स रोग जो है ये मटर से संबंधित है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और मार्स रोग होने का कारण क्या है? तो मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। शिमला समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। शिमला समझौता, पंचशील समझौता, ताशकंद समझौता, 3 आपको याद रखना है, एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है किस पर? तो उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, इस पर अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? चलिए आप सभी 26 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अब एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, एक भी दिन क्लास को मिस ना करें। तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? पूछा जा सकता है। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताइए। किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? तो देखिए यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ई की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आप सभी आंसर करते जाएंगे। और प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अपना बिहार ध्यान रखेंगे। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न को याद कर लीजिए, इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक जो है ये वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग दोनों है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ए और बी दोनों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस पूर्वोत्तर राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? अब देखिए इस प्रश्न में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। अगर मान ले आपको ऑप्शन में केरल दे दे तो बच्चे क्या करते हैं, फटाक से केरल को आंसर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारत में किस पूर्वोत्तर राज्य में पूछा जा रहा है, तो केरल पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर में। मणिपुर राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये पूर्वोत्तर राज्य है।
और सिर्फ पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की है, तो आपको आंसर करना है केरल। तो इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान से बनाना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है? चलिए 31 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता कौन सी है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, ये भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए एक विशेषता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता खालिस्तान में लागू हुई थी। इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क करके रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1860 में लागू हुई थी। और किसने बनाया था? तो लॉर्ड मैकाले ने, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 खालिस्तान पर आधारित था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था ये किस पर आधारित था, आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, साइमन कमीशन पर आधारित था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। आगे देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ पे वयस्क होगा, ठीक है। वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या फिर डी संप्रभु। तो दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये दर्शाता है कि भारत जो है ये एक लोकतांत्रिक देश है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पद्धति खालिस्तान से अपनाई जाती है, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है। और याद कीजिए, हमने आपको बताया था राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 61 में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विधायक केवल लोकसभा में, यहाँ पे विधायक नहीं होगा विधेयक होगा, ठीक है, सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे और देखते हैं आज के सेट में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप 50 में से 40 प्रश्न का भी सही आंसर कर देते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी बेहतरीन है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है धन विधेयक, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, धन विधेयक। और धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आपसे बोलते हैं डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्लास को मिस मत कीजिए। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना जिसको उद्देशिका कहा जाता है, और प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो प्रस्तावना में भारत को कहा गया है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो डी ऑप्शन याद रखेंगे। संपत्ति के अधिकार को खालिस्तान के शासन के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। फटाफट से आंसर बताएंगे। संपत्ति का जो अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन जो इसे हटाया गया है किसके शासन के दौरान? तो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और 1978 में कौन था? तो आप सभी जानते हैं मोरारजी देसाई। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
मोरारजी देसाई। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ध्यान रखेंगे। प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? चलिए 42 के लिए आंसर बताइए। प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? चलिए 43 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो ये 1/81 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। साइलेंट वैली पूछा जाता है, केरल को कहा जाता है साइलेंट वैली। और एक पूछा जाता है सिलिकॉन सिटी जो कि बेंगलुरु है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, हमने आपको बताया था। प्राचीन भारत का जो महान विधि निर्माता है ये मनु है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए नर्मदा नदी पर ही गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, पूछा जाता है, याद रखेंगे। और नर्मदा नदी पर ही है धुआंधार जलप्रपात, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर बताइए 47 के लिए। पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए। कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, क्या होगा? बी ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।